स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज अपन क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। ये सवाल आपके लिए पूरे 4 नंबर देके जाएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपन इस सवाल को करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सवाल फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, पहले अपन ये समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपन देख ले रहे हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। सवाल थोड़ा डेप्थ अपन देखेंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 हो सकता है, 8/9 हो सकता है ना। सिंगल अपनी संख्याएं भी हो सकती हैं। और 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बड़े मन 1 मान सकते हैं। कर्णी 25 भी हो सकता है क्योंकि इसका वर्गमूल अपना 5 होता है। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में होती हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर कर्णी 2 आएगा, कर्णी 3 आएगा, ठीक है, और कर्णी 5 आएगा। कर्णी यहाँ पर अपना 7 भी आ जाएगा, कर्णी 11 भी आ जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्गमूल नहीं है और कर्णी के अंदर है ना। तो देखिए, कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन में भी कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन अपन से बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कैसे है। तो अपन चलिए अब सवाल को अपन हल करेंगे। यहाँ पर अपन डालेंगे हल। देखिए, अपन के लिए क्वेश्चन में दिया है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपन विपरीत मानेंगे। तो विपरीत में अपन लिखेंगे यहाँ पर कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या अपन ने मान लिया है। जब परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती हैं, तो अपन मान लेंगे बराबर में P/Q। अपन ये माना है कि ये संख्या है P/Q के रूप में है, जहां और P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां लिख देंगे जहां P Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य क्या होता है हम बताते हैं अभी आपके लिए। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और लिख देंगे Q = 0। यानी देखिए, P और Q दो ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे के लिए कभी नहीं काटेंगी। जैसे P का मान यहाँ पर 2 हो सकता है, Q का मान 3 हो सकता है। देखिए, ना 2 3 के लिए काटेगा, ना 3 2 के लिए काटेगा। ये 5/11 भी हो सकती हैं, ना 5 11 को काटेगा, ना 11 5 को काटेगा। ये अपनी कुछ भी ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और दूसरी बात ये है कि Q का मान है वो कभी 0 नहीं हो सकता। यानी Q का मान जो भी है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि Q का मान 0 हो गया और 0 का यदि अपन ने 2 में भाग लगा दिया तो आंसर आएगा अनंत। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अपन ने माना है ये परिमेय संख्या है। अपन अब मांग करेंगे। देखिए, अपन अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कर्णी 5 का भी वर्ग हो जाएगा और P/Q इसका भी अपना वर्ग हो जाएगा। देखिए, कर्णी 5 का वर्ग है यानी अपन कर्णी 5 के लिए अपन 2 बार लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, कर्णी 5 का वर्ग यानी अपन ने 2 बार लिख दिया। एक बात और, देखिए, जब कर्णी लगी रहती हो, संख्याएं जब समान रहती हैं तो आपस में गुणा होकर संख्या आती है, यानी कर्णी से कर्णी हट जाती है। कर्णी 5 का कर्णी 5 से गुणा होगा तो 5 आएगा। ऐसे ही कर्णी 3 का और कर्णी 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा। कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आएगा अपना, देखिए यहाँ पर अपना आएगा 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5। देखिए, यहाँ पर अपन P का स्क्वायर करेंगे तो P² आएगा और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² आएगा। अब देखिए, अपन इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे, यानी जहाँ 5 है वहाँ अपना Q² आ जाएगा कुछ इस टाइप से, और जहाँ पर अपना Q² है वहाँ पर अपना 5 आएगा ये। अब देखिए, यहाँ पर अपन एक लाइन लिखेंगे कि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले लिख लेते हैं P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए, अब इसके लिए मैं आपके लिए समझाता हूँ, थोड़ा गहराई से आप समझना। देखिए, अपन के लिए नहीं पता है P का मान क्या है। जैसे अपन मान लो सर P का मान 8 है, ठीक है, और जो बटे में कोई एक संख्या लिखी हुई है, ये यहाँ पर 5 लिखी हुई है। अपन मान लो कि सर बटे में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अपन ने क्या करा है, P का मान अपन ने 8 मान लिया है। ये P का मान 8 मान लिया और बटे में संख्या 5 है वो अपन ने मान ली 2 है।
देखिए जब 2 ने 8 के लिए काट दिया ना, तो ये वाला जो 2 है ना वो 8 के स्क्वायर को भी काटेगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 होगा। मतलब देखिए 2 64 को भी काटेगा। ये एक फैक्ट ही है, आप ऐसा करके देख लें। जैसे 5 है, 5 यदि 10 के लिए काटता है, 5 यदि 10 के लिए काटता है ना, तो ये जो 5 है ना वो 10 के स्क्वायर को भी काटेगा। 10 का स्क्वायर यानी 100 को भी काटेगा। अब आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लो ये जो 6 है, 6 यदि देखो 6 यदि 6 के लिए काटता है ना, तो ये वाला 6 इसके स्क्वायर को भी काटेगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 को भी काटेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर जो p अपनी जो भी संख्या है, तो यहाँ लिख दिया है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ये अपन ने लिख दिया है। और इसके लिए अपन डाल देते हैं, शर्त 1 डाल देते हैं। देखिए अब अपन आगे लिखेंगे p बराबर 5c लेने पर। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये p बराबर 5c क्या है? देखो सवाल को थोड़ा सा आपको पेशेंस से देखना होगा। ऐसा नहीं है सवाल आपके लिए एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। देखिए सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, है ना। देखो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार में सवाल समझ में आए। आपके लिए हो सकता है सवाल दूसरी बार में समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको सवाल समझ में जरूर ही आ जाएगा, है ना। तो आपको खुद पर विश्वास रखें और सवाल आराम से डेप्थ तरीके से देखें। देखो अपन ने p बराबर ले लिया है 5c। अब ये अपने 5 अपन ने c कैसे ले लिया है? ये देखिए जब 5 ने p स्क्वायर को काटा था, जैसे मान लो यहाँ पर 2 ने जैसे 8 के लिए काटा था, 2 ने 8 के लिए काटा था, मतलब कहीं ना कहीं 8 में एक 2 छुपा हुआ था। इस टाइप से 2 गुणे 4 के लिए तो ना 8 बोलेंगे। ये देखिए 2 ने 2 के लिए काट दिया, मतलब 8 के अंदर कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है। फिर से आप एक और एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए जैसे 5 25 को काटता है, मतलब इस 25 में कहीं ना कहीं एक 5 है। कैसे है? वो ऐसे है, देखिए 5 गुणा 5 और बटे में 5 है। ये देखिए काटेगा। जैसे मान लो 10 काट देता है 100 को, मतलब इस 100 में कहीं ना कहीं एक 10 छुपा हुआ है, कुछ इस टाइप से 10 गुणा 10, मतलब एक गुणनखंड वही रहता है जो उसको काटता है। देखिए अब 5 ने p स्क्वायर को काटा होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक ऊपर 5 रहा होगा और पीछे का जो भी नंबर है, देखो यानी ये वाला पीछे का नंबर, ये वाला पीछे का नंबर, ये वाला पीछे का नंबर, अपन ने इसी वाले नंबर को मान लिया है c। ठीक है, जो आगे वाला नंबर था जिसके लिए काट रहा है वो तो ये नंबर है। जैसे 5 है, p स्क्वायर काट रहा है, मतलब आगे एक 5 होगा। ठीक है, और जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाले नंबर को हमने c मान लिया है। आप समझ रहे होंगे, है ना। अपन अब क्या करेंगे, ये वाला जो p का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। इसके लिए अपन डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए अपन अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अपन सवाल थोड़ा साइड में कर लेंगे। यहाँ पर आप बस ध्यान से देखते जाएं, सवाल आपको पूरा समझ में आएगा। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर ये समीकरण 1 हो जाएगा अपना। देखिए q स्क्वायर बराबर, देखिए p स्क्वायर और p का मान कितना है 5c, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5c और ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, और बटे में अकेला 5 है तो अपन यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए q स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ देखिए c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर। ये c स्क्वायर लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, बटे में है 5। अब 5 कटेगा 25 को, 5 बार में कटेगा और, तो यहाँ आएगा q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ये 5 का अपन पक्षांतर करेंगे तो q स्क्वायर के बटे में आ जाएगा, q स्क्वायर बटे में आएगा 5 बराबर में आएगा c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी अपनी वही वाली कंडीशन बन गई जो कंडीशन अपनी यहाँ पर बनी थी कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, ये अपन ने लिखा था। ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन गई है कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो q भी 5 से विभाज्य होगा। मैंने आपको समझाया, तो यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो q भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। देखो ये वाली शर्त आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ही पूरा सवाल आपका छुपा हुआ है। यहाँ पर ठीक, मैं आपके लिए यहाँ पर डॉट कर दे रहा हूँ, यहीं पर आपका पूरा सवाल छुपा हुआ है। ये वाली शर्त के लिए आप समझ गए ना, पूरा सवाल समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, हमने लिख दिया।
अब देखो अपन के लिए एक बात पता यहाँ पर ये चली कि देखो कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी पी भी 5 से विभाज्य है, मतलब पी भी जो भी नंबर है उसमें 5 का भाग चला गया। सही बात है। देखिए यहाँ पर अपन लिख दिया है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है यानी क्यू भी 5 से विभाज्य है, यानी क्यू को भी संख्या होगी अपन को नहीं पता, उसमें 5 से विभाज्य वो हो जाएगी, है ना। यहाँ देखो और ऊपर अपन ने क्या लिखा था, पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं यानी पी क्यू को नहीं काटेगा और क्यू पी को नहीं काटेगा, सवाल के स्टार्ट बताया। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि पी भी 5 से भाग हो रहा है, मतलब ऊपर वाला जो भी नंबर है उसमें भी 5 से भाग जा रहा है, और नीचे वाला कोई भी नंबर है जो अपन को नहीं पता है, अपन ने मान लिया है ये, उसमें भी 5 से भाग जा रहा है, मतलब ऊपर वाले नंबर में भी 5 से भाग, नीचे वाले नंबर में 5 से भाग जा रहा है ना। तो अपन क्या लिखेंगे आगे, तो अपन यहाँ लिख देंगे ये समीकरण, इसके लिए वन डाल देंगे, इसके लिए जो नीचे लिखा है ना इसके लिए लिख देंगे शर्त 2, यहाँ लिख देंगे शर्त 1 व 2 से सिद्ध होता है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, और लिख देंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपके लिए और अभी बता रहा थोड़ा सा, अपरिमेय संख्या है। अब देखें यहाँ देखो, जब पी भी अपना देखिए, जब ये आपने देखिए जब यहाँ पर अपना पी भी 5 से कट गया, अपन ने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर अपना क्यू भी 5 से कट गया, मतलब जो भी नंबर है पी और क्यू वो अपनी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी जो भी हमने आगे अपन ने माना था, जो भी हमने कल्पना करी थी, वो हमारी कल्पना क्या वो गलत सिद्ध हो गई। तो लिख दिया समीकरण 1 के बाद 2 से सिद्ध होता है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, और यहाँ पर ये लिखते हैं हमारी कल्पना, यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। देखिए हमारी कल्पना थी कि पी और क्यू जो भी संख्या है वो सहअभाज्य संख्या है, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या निकल गया कि पी और क्यू एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब वो भाज्य संख्या है। तो हमारी कल्पना थी सहअभाज्य वाली, वो कल्पना हमारी गलत हो गई, और यहाँ पर अपन लिख दिया है अतः सिद्ध होता है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपके लिए बहुत डेप्थ तरीके से समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको समझ में आ गया है सवाल तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा आप फिर से रिवर्स करें, वीडियो को आप दोबारा फिर से देखें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला सवाल है कभी भी एक बार में समझ में नहीं आता है। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे भी एक बार सवाल समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर मैं दो बार 3 बार रिवीजन करा, फिर मेरे भी बहुत अच्छे समझ में आ गए, है ना। तो आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, फिर से देखें। यदि आपको एक बार समझ में आ गया है तो वाकई में आप बहुत ज़्यादा ही माइंडेड स्टूडेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।